अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। दो किस्म के एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट का पेन ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। हार्ट के मसल्स को कम ब्लड फ्लो मिलेगी तो उसकी वजह से दो किस्म की हो सकती है, एक था स्टेबल, एक है अनस्टेबल, और एक और होता है प्रिंस मेटल एंजाइना। तो स्टेबल में तो ब्लड फ्लो इसलिए कम मिलती है क्योंकि उधर आर्टरीज में प्लेक बन जाता है, ठीक है, एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाता है जिसकी वजह से नैरो हो जाती है। अनस्टेबल में ऑक्लूडिंग हो जाती है, आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाती है, किसी वजह से भी हो सकती है, या तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या हेमोरेज कोई हो, या प्लेक जो होता है वो रप्चर करके उसको रोके, आर्टरी में ब्लड को रोके। तो इसकी वजह से जो एंजाइना होता है पेक्टोरिस वो होता है अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है जिसमें आपको पेन दे चेस्ट में, ठीक है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसके साथ अगर पेन हो तो वो तो स्टेबल हुआ, लेकिन एक्सरसाइज के बगैर रेस्टिंग में भी पेन हो, एकदम से पेन शुरू हो जाए तो अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पैथोफिजियोलॉजी वही होगी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन डिमांड नॉर्मल भी हो फिर भी ये हो सकता है, सही है। क्यों होता है उसकी रीज़न यही हेमरेज, प्लेक या थ्रोम्बोसिस, सही हो गया। इसके बाद किन लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि इनको हो सकता है अनस्टेबल एंजाइना, ऐसे पेशेंट्स जिनको वो बहुत टाइम से एंजाइना है, क्रोनिक एंजाइना है उनको, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। पहले दिन में एक अटैक आता था, दर्द होती थी, एक बार चेस्ट में पेन होता था, अब 2 बार हो रहा है, या ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है पेन की, या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है चेस्ट पेन की, तो इनको हो सकता है अनस्टेबल एंजाइना। इसके अलावा जो पेशेंट्स जिनको अभी एकदम से स्टार्ट हुए हैं, नया सिम्टम आया एंजाइना का, पेन शुरू हो गया एकदम से पहले कभी नहीं था उनको, और सवेयर और वर्सनिंग था, ऐसा हो गया। इसके अलावा रेस्ट के दौरान आपको चेस्ट में पेन हो तो ये एक मेन इंडिकेशन हो सकती है कि ये स्टेबल एंजाइना है, ठीक है। अच्छा, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना की स्टेबल एंजाइना में ईसीजी नॉर्मल होती है, अनस्टेबल में जो है या नॉर्मल होगी या डिप्रेस्ड होगा, एसटी डिप्रेशन होगी, या टी वेव इन्वर्जन होगी। ईसीजी में एसटी डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन होगी। जबकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजाइना में क्या फ़र्क है, एंजाइना जो है ब्लड फ्लो कम मिलने की वजह से पेन होना चेस्ट में, जबकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको सेकंड नेम हार्ट अटैक भी कहते हैं, उसमें हार्ट टिश्यूज ब्लड ना मिलने की वजह से डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उसमें डैमेज हो जाते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, लेकिन एंजाइना में डैमेज नहीं होते, सिर्फ ब्लड फ्लो कम होती है, सही है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसमें हार्ट टिश्यूज डैमेज हो जाती है उसमें 2 टाइप्स होती है, एस टी ई एम आई, एन एस टी एम आई। एन एस टी एम आई जो होता है, इसका नेम का मतलब है नन एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, नन एस टी एलिवेशन, तो मतलब एस टी सेगमेंट की डिप्रेशन इसमें भी होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की एक टाइप में। और हमने भी देखा अनस्टेबल एंजाइना में भी एस टी की डिप्रेशन होती है। तो अगर ईसीजी देख रहे हैं, ईसीजी में अगर एस टी सेगमेंट डिप्रेस्ड हुआ है, नीचे की तरफ है, तो या तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकती है या स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है जिसमें हार्ट टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उसमें एंजाइम्स रिलीज होते हैं, क्रिएटिन काइनेज हो गया और ट्रोपोनिन आई, ये 2 एंजाइम जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट जब आप ईसीजी में देखेंगे, एन एस टी, अगर एस टी डिप्रेशन हो रही है टेस्ट के दौरान और साथ ही साथ ये एंजाइम्स ब्लड में इंक्रीज है, तो इसका मतलब है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। अगर ये एंजाइम्स नहीं है ब्लड में इतने, लेकिन एस टी डिप्रेशन हुई हुई है, तो इसका मतलब है ये अनस्टेबल एंजाइना है। तो ये 2 डिफ्रेंशिएशन इन दोनों के दरमियान करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना, इन दोनों में से अनस्टेबल एंजाइना ज़्यादा खतरनाक है, इससे जल्दी हार्ट डैमेज हो सकता है। अनस्टेबल तो वक्त के साथ साथ होता है ना, एथीरोस्क्लेरोसिस जितनी ज़्यादा बढ़ती है, नैरोइंग जितनी ज़्यादा होती है, उतना ज़्यादा हार्ट में पेन होता है, वो वक्त के साथ साथ होता है। लेकिन
अनस्टेबल में इसमें क्लॉट है, क्लॉट कहीं भी जाके रुक सकता है, थ्रोम्बोसिस जो होती है वो कहीं भी जाके रुक सकती है और एकदम से सारा ब्लड की सप्लाई को रोक सकती है। तो ये इसमें डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए पेशेंट को। सही हो गया। इसके बाद डायग्नोसिस कैसे होगी, जैसे स्टेबल एंजाइना में स्ट्रेस टेस्ट से, इसमें भी स्ट्रेस टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसमें ईसीजी देखते हैं, ईसीजी रेस्टिंग में हो सकता है, अगर पेन हो तो ईसीजी इसकी रेस्टिंग में एसटी डिप्रेशन टी वेव का मसला हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि एसटी डिप्रेशन हुई है तो अपने माइकार्डियल इन्फार्क्शन को एक्सक्लूड करना है। कैसे, ब्लड टेस्ट जब करेंगे उसमें एंजाइम लेवल का जब पता चलेगा तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये माइकार्डियल इन्फार्क्शन है या ये अनस्टेबल एंजाइन है। तो अनस्टेबल और माइकार्डियल इन्फार्क्शन में डिफरेंस करना है। इसके बाद जो है, अगर ऐसे पेशेंट्स में स्ट्रेस टेस्ट करेंगे तो एडवर्स इवेंट्स के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि क्लॉट है इसमें बना हुआ है, कहीं पे भी जाके रुक सकता है एकदम से। तो पहले से ही उनको या तो मेडिकल मैनेजमेंट उनकी कर लेनी चाहिए या कार्डियक कैथेटराइजेशन पहले से ही कर लेनी चाहिए, स्टेंट वगैरह पास कर देना चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट में जो है या तो सर्जरी होगी या सर्जरी के अलावा अगर हम उनको मेडिकेशन दें तो मेडिकेशन में सबसे पहले जो है एंटीप्लेटलेट थेरेपी, एस्पिरिन दे सकते हैं, P2Y12 इनहिबिटर, हेपेरिन हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गए। इसमें ज़्यादा वो है ब्लड थिनर एंड एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स और बीटा ब्लॉकर्स। फर्स्ट लाइन थेरेपी पेन के लिए जो है वो होगी नाइट्रेट्स, अगर नाइट्रेट से पेन नहीं रुक रहा तो ओपियोइड्स देंगे। ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेटिन्स दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, मॉर्फिन जो है पेन रिलीफ के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कमी हो जाए तो उसके लिए जो है एरिथमिया से बचने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की रिप्लेसमेंट देती है। अगर सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी में कार्डियक कैथेटराइजेशन या रिवास्कुलराइजेशन करते हैं। ज़्यादातर जो है ना मेडिसिन से ऑलमोस्ट 90% ऑफ पेशेंट्स जो है ना वो इसके साथ इनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो सकते हैं 1 to 2 डेज़ के अंदर अंदर ही। लेकिन सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी जो है कब ज़्यादातर करते हैं, अगर मेडिकल थेरेपी जो है उसको रिस्पॉन्ड ना करे, सही है, तो फिर जो है सर्जरी की तरफ जाते हैं। या ईसीजी में अगर हमें पता चले कि इस्कीमिया जो है मेडिकेशंस के बाद भी हो रहा है तो तब भी सर्जरी करते हैं। सही हो गया। इसके अलावा हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, वेंट्रिकुलर एरिथमिया या मिट्रल रिगर्जिटेशन या सेप्टल डिफेक्ट भी आ रहा है तो फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं, पीसीआई हो गया। तो ये बात है। इसके अलावा जब एक्यूट ट्रीटमेंट हो जाए पेशेंट की, उसके बाद उनको एस्पिरिन पे, बीटा ब्लॉकर्स पे, नाइट्रेट्स और स्टैटिन थेरेपी पे डाल देते हैं। सही हो गया। और साथ ही साथ जब वो पेशेंट आया अटैक के साथ, उसके बाद जब ये वो ट्रीटमेंट उसकी हो जाए, या तो उनको मेडिकेशन देते या सर्जरी हो गई। अगर वो दोनों हो गए उसके बाद एक्यूट ट्रीटमेंट के बाद जो है ना ये चीज़ें होती है। साथ ही साथ रिस्क फैक्टर्स को कम करते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, हाइपर लिपिडीमिया का ट्रीट करते हैं। कोई भी कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज़ हो उसमें हाइपर लिपिडीमिया को ट्रीट किया जाता है रिडक्टेज इनहिबिटर्स देके, एचएमजी को ये रिडक्टेज इनहिबिटर्स देके। सही हो गया। अच्छा, जो थर्ड टाइप है, एक तो स्टेबल था उस पर वीडियो बन गई, अनस्टेबल पे भी बता दिया। अब जो थर्ड टाइप है एंजाइना की, चेस्ट पेन ड्यू टू हर्ट ब्लड रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, तो वो है प्रिंस मेटल एंजाइना। ये वैसोस्पाज्म की वजह से ज़्यादातर होता है। ठीक है। वेसल्स जो कोरोनरी आर्टरीज है वो स्पाज्म में बाज़ लोगों की चली जाती है, उसकी वजह से इसके सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादातर नाइट में होता है। अच्छा, इसका अगर पेन हो तो साथ ही साथ जो है वेंट्रिकुलर एरिथमियाज भी होती है उस पे, उसकी वजह से जो स्पाज्म होता है। और किसी बंदे को प्रिंस मेटल एंजाइना हो गया, एकदम से उसको एपिसोड आया है उस पेन का, तो उस टाइम अगर उसकी ईसीजी की जाए तो एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट होगा। सही है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन और किस में होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की दो टाइप्स थी, एसटीईएमआई, एनएसटीएमआई। उसमें जो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसमें भी एसटी सेगमेंट एलिवेट होता है। इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें जब कोरोनरी आर्टरीज को एक्सरे के थ्रू देखा जाता है तो उसमें जो है साथ ही साथ एसिटाइलकोलिन भी देते हैं या एर्गोनोविन देते हैं, जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन और भी ज़्यादा करता है। जब वो देते हैं और कोरोनरी एंजियोग्राफी के थ्रू देखा जाता है तो उसमें आपको स्पेसिफिक वासोस्पाज्म नज़र आता है बास वेसल्स में। तो इसके थ्रू पता डायग्नोस हो जाता है कि इस बंदे को प्रिंस मेटल एंजाइना है
वेरिएंट एंजाइना है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट में वासोस्पाज्म हुई है तो इसमें वैसोडाइलेटर्स देते हैं, वैसोडाइलेटर्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए या नाइट्रेट्स, ठीक हो गया। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स है, स्मोकिंग, लिपिड लोअरिंग, ये चीज़ें भी साथ दी जाती है।